कल का विषय था जीवन में हम उन चिंताओं से कैसे ऊपर उठें। वह चिंता हमारे जीवन के आनंद को प्रकट नहीं होने देती है। कुछ वर्ड्स आते हैं, वरी, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। वरी और एंजाइटी में क्या रिलेशनशिप है? क्या दोनों सिनोनिम्स हैं कि दोनों में डिफरेंस है? थोड़ा इस विषय को भी समझना है। कल जब हमने बात करी जीवन में हम कैसे आनंद में रहे, कैसे सुख में रहे, एक बात आपके सामने रखी थी आचार्य कुंद कुंद भगवान की। दुनिया को हम किस नजरिए से देखें, जिन सिचुएशंस को हम फेस करते हैं, और वो हमारे अनुकूल नहीं होती है, चिंता का कारण बनने लगती है, व्यक्ति वैसा रह नहीं पाता जैसा रहना चाहिए, वो प्राप्त नहीं कर पाता जो उसे प्राप्त करना चाहिए। तो जो समाधान उन्होंने दिया था, उपपन्न उदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम कंखामनागदस्य उदयस्य न कुव्वदेनानि। प्राप्त होते हुए भोगों में, मिलने वाली सुख सुविधाओं में जो व्यक्ति वियोग के बुद्धि लेकर के आ जाता है, जो व्यक्ति उसे खोता हुआ देख लेता है, नष्ट होता हुआ देख लेता है, तो उसके मन में आकांक्षाएं, इच्छाएं भविष्य संबंधी होती ही नहीं, क्योंकि चिंता मुख्यतः जो वरी होती है फ्यूचर को लेकर के ही होती है। हमारा भविष्य कैसा रहेगा, जो हम चाह रहे हैं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे हम उसे फुलफिल कर पाएंगे। आपका टारगेट है, अचीव करना है, डेडलाइन मिली है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, बट नेचुरल है, व्यक्ति चिंता से ग्रसित हो जाता है। तो आचार्य भगवान ये कहते हैं, जो भविष्य में होने वाला है उसे वो वर्तमान में ही जो देख लेता है, उसके मन में किसी प्रकार का ऐसा भाव पैदा ही नहीं होता है, वो हमेशा निर्विकल्प आनंद में रहता है। तो उन्होंने कहा था, संयोग में जो वियोग के क्षण देख लेता है उसे कभी विकल्प नहीं होता। खिलती हुई गुलाब की कली में जो मुरझाए हुए फूल को देख लेता है, उगते हुए सूर्य में जो अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य को देख लेता है, जीवन के क्षण में इस मृत्यु के क्षण को देख लेता है, तो बड़ा आनंद में रहता है। तो कुछ लोगों को प्रश्न उठने लगे,
बाद में आकर के हमसे कुछ पूछ रहे थे, महाराज जी जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा ही है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पॉसिबल है? बोले जब व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ है, सामना कर रहा है, तब हम उसे कैसे देख लें? वास्तविकता को तो स्वीकारना ही होगा। जो हो रहा है उससे हम मुख मोड़ करके कुछ और ही अजम्पशंस लेके आने लगे, बड़ी डिफिकल्ट बात है। किसी ने प्रश्न किया था, लेकिन यहाँ नहीं किया था, बाद में आकर के हमसे किया था। किसका क्वेश्चन था वो? हाँ, क्या क्वेश्चन था? हाँ? बाद में आकर के बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। हमने उनसे कहा वहीं कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मैंने पूछा था कि मतलब आपने जो सॉल्यूशन दिया है, हाँ, कि मतलब उसको देख लिया करो, फूल है जैसे मुरझा जाएगा। हाँ, बट 30 साल से जिसमें हम लोग रुझे हैं, हाँ, वो इतनी सरलता से नहीं जाएंगे। तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, बैटरी आप ही रिचार्ज करा दो कि भूले भी ना, बैटरी हमारी डेड भी ना हो एंड तक। अच्छा, जो सॉल्यूशन पे बता रहे हैं इम्प्रैक्टिकल है वो? चलो आपसे पूछ रहे हैं, पॉसिबल है कि नहीं? हाँ, पॉसिबल है, पॉसिबल है महाराज जी। देन अनुकूलता नहीं होती महाराज जी, डिफिकल्ट कभी बहुत कभी। है, बहुत ज्यादा है महाराज जी, बहुत ज़्यादा है। हाँ। कितने लोग इससे एग्री हैं? ऑलमोस्ट सभी लोग एग्री हैं कि रियल लाइफ कुछ और होती है और आइडियल कंडीशंस कुछ और होती है। जब आप कोई भी बाइक खरीदते हो ना, तो माइलेज लिख करके आता है 100 किलोमीटर पर लीटर, फिर एक स्टार साइन रहता है स्टार साइन। उसका क्या मतलब होता है? अंडर आइडियल स्टैंडर्ड कंडीशंस। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में आप राइड करोगे बाइक को तो माइलेज उतना मिलेगा, क्योंकि वो जो माइलेज शो करते हैं वो एक्चुअल कंडीशन में नहीं शो करते। वहाँ ना रोड होती है, ना ट्रैफिक होता है, ना हिली एरिया होता है, ना गड्ढे होते हैं, कुछ नहीं होता है। वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके अनुसार। लेकिन रियल लाइफ कुछ अलग ही होती है। चलो एक घटना सुनाते हैं, बड़ी अच्छी घटना है। एक व्यक्ति ने हमसे शेयर की, और वो व्यक्ति आप लोगों के बीच का ही है। आईटी प्रोफेशनल ही था और उसकी एज अराउंड 40-45 होगी और अच्छी पोस्ट पर। उसने आकर कहा, बोले महाराज जी मेरे जीवन में एक घटना घटी। मुझे हमेशा ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता था। टारगेट डिसाइड कर दिया जाता था, उस रेंज में, उस टाइम पीरियड में, उस टाइम फ्रेम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता। और जो टीम है, टीम मेंबर्स हैं, कई बार ऐसा होता है टीम मेंबर्स प्रॉपरली रिजल्ट दे नहीं पाते। वो जो डेवलपर्स होते हैं, लोअर पोस्ट में होते हैं, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज हो जाते हैं वो, लेकिन सीनियर्स हमसे पूछते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है, तो वर्कलोड बड़ा रहता है। और जब घर में लौटता हूँ 9-10 बज जाते हैं। वर्क कल्चर अलग है, ऑफिस का कल्चर अलग है, और जो टेंशन होता फिर मुझे, मेरा सारा टेंशन घर में निकलता, बच्चों पे निकलता, वाइफ पे निकलता।
घर के लोग बड़े परेशान, घर में आकर के तो कम से कम हस्बैंड बन करके रहा करो। घर में क्यों मैनेजर बन करके आ जाते हो? आपसे पूछ रहे हैं जो मैनेजर की पोस्ट में है और हायर पोस्ट में है। घर में आप एक ऑर्डिनरी पर्सन बन करके रहते हो कि वहाँ भी मैनेजर बन करके पहुँच जाते हो? बोले मेरे साथ प्रॉब्लम यही था कि जो मैं ऑफिस में था वही मैं घर में हो जाता था। ऑफिस का कल्चर अलग, घर का कल्चर अलग है। ऑफिस में मेरे नीचे बहुत सारी टीम है, बहुत सारे स्टाफ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टेंशन इतना रहता कि अब मैं बदल ही नहीं पाता अपने आप को। नेक्स्ट मीटिंग के बारे में, नेक्स्ट क्लाइंट के बारे में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में उसी की चिंता लगी रहती है। और 11, 12, 1, 2 बज जाती, नींद नहीं आती है, पूरा सारा फ्रस्ट्रेशन घर के लोगों पर निकलता। तो घर वाले मुझसे बड़े परेशान। जिंदगी अच्छे से जीना सीखो। जब घर में आओ तो घर जैसे रहो, जब ऑफिस में जाओ तो ऑफिस जैसे रहो। आप लोग क्या करते हो? घर में भी ऑफिस लेकर के आ जाते हो। अब तो कल्चर ही वर्क फ्रॉम होम आ गया है। तो घर में ही ऑफिस आ गया है, ऑफिस ही नहीं आ गया, माइंडसेट भी वही कहाँ आ गया। तो हमेशा बड़ी स्थिति खराब रहती थी। मुझे कोई सॉल्यूशन सूझ नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे सॉर्ट आउट करूं मैटर को। रिलेशनशिप बिगड़ रही थी, संबंध आपस में बिगड़े जा रहे थे। न बच्चों को उनके पिताजी मिल रहे थे, न वाइफ को हस्बैंड मिल पा रहे थे, न पेरेंट्स को उनका बेटा मिल पा रहा था। जो भी उन्हें मिल रहा था एक मैनेजर मिल रहा था। किससे सॉल्यूशन लो? फिर किसी ने सजेस्ट किया, देखो वर्कलोड बहुत है, तुम बहुत ज़्यादा टेंस रहते हो, ऐसा करो किसी साइकोलॉजिस्ट से जाकर के कंसल्ट करो। पर जैसे ही उसने सजेस्ट किया कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं तो मैं तो हिल गया। मैं पागल हूं क्या? हाँ? कि भाई मैं पागल दिखता हूं क्या? होता है ना आपके साथ। यदि कोई आपको सजेस्ट कर दे कि साइकोलॉजिस्ट जाकर कंसल्ट करो, तो विचार आने लगते हैं तरह तरह के। कुछ सूझा नहीं, समझा नहीं। उस समय तो मैंने जिसने सजेशन दिया था उसे फटकार दिया, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने रियलाइज किया शायद वो सही कह रहा था, जाकर के मिलना चाहिए। अकेला जाता है एक साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट उसकी सारी दुविधाएं सुनता है। बोले क्या परेशानी तुम्हारी है? बोले मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, चिंता मुझे हमेशा सताते रहती है, भविष्य को लेकर के कैसा होगा, कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और नाउ डेज आप सभी जानते हैं तलवार लटक ही रही है, लटक रही है। कब ले ऑफ हो जाए कोई पता नहीं। और जिस पोजीशन में मैं पहुंच चुका हूं और जितना मेरा घर का खर्चा है, यदि एकदम से सडनली मैं फायर कर दिया जाए तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। स्थिति बड़ी विकट थी। वो जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, सारी परेशानी अपनी बता देता है। रात के 1-2 बजे तक मुझे नींद नहीं आती, बस अगला प्रोजेक्ट ही नजर आता रहता है। टीम मेंबर सपोर्ट करते नहीं हैं, जिस पर भरोसा था उसने स्विच कर दिया दूसरी जगह, वो छोड़ करके चला गया। अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अब मैं कैसे कंप्लीट करूं। बहुत देर तक वो सुनते रहा, उसकी बातें सुनते रहा। सुनने के बाद उसने कहा, देखो आपकी सारी समस्याएं मैं समझ रहा हूं। फिर एक चिट लिखता है, उसमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे देता है। बोले यदि आप मेरे इस प्रिस्क्रिप्शन को मान लो तो बहुत इजीली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और जो ये मेडिसिन लेना है 1 वीक ही लेना है। मैं बड़ा खुश, इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। 1 वीक कोई बात नहीं। जैसे ही उसने चिट उसके सामने रखी, उसने पढ़ा ये क्या लिखा है। साइकोलॉजिस्ट ने उसे सजेस्ट किया था एवरी सैटरडे
सिर्फ तुम्हें हाफ एन आवर निकालना है, और उस हाफ एन आवर में क्या करना है, तुम्हें उस सैटरडे को आधा घंटा कब्रिस्तान में जाकर के बिताना है। क्या सजेशन दिया उसने? उसने पढ़ा, ये क्या सजेशन हुआ भाई, ये कौन सी मेडिसिन से प्रिस्क्राइब कर दी आपने? बोले हर सैटरडे हाफ एन आवर कब्रिस्तान में जाकर के बिताना है। बोले ये क्या? बोले ये भी कोई दवाई हुई? मैं तुमसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, उसका सॉल्यूशन चाह रहा हूं, और आप मुझे सजेस्ट क्या कर रहे हो? आधा घंटा कब्रिस्तान में। और फिर कब्रिस्तान में जाकर के करना क्या है? बोले जितनी भी कब्र हैं, हाँ, उस कब्र को अच्छे से देखना है। ये कब्र में लिखा रहता है डेट ऑफ बर्थ, लिखा रहती है बर्थ डेट, और जिस दिन उसका मरण हुआ उसका नाम भी लिखा रहता है। और जाकर के देखना कि इसने जन्म कब लिया और मरा कब, और क्या क्या इसने किया। बोले ये भी तुम्हारा ही जैसा था, ये भी तुम्हारा ही जैसा था, ये भी चला गया, ये भी बड़ा टेंशन में जीता था, लेकिन इसके जाने के बाद भी दुनिया बड़ी अच्छे से चल रही है, उस कंपनी, वो कंपनी भी बड़ी अच्छे से चल रही है। हाँ, दुनिया भी चल रही है, कंपनी भी चल रही है, और सारी की सारी चीजें एज इट इज, जैसे चलना चाहिए थे वैसे चल रही हैं। वो उस साइकोलॉजिस्ट की बात मान करके चला भी गया। सुनना बड़ा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा उसने सुनाया, शेयर किया, और जाकर के वो आधा घंटा बिताने लगा शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, देखने लगा सब कब्रों को जाकर के। फिर उसको रियलाइजेशन हुआ, बात तो सही कह रहे हैं, मैं कौन सी चिंता में जिए जा रहा हूं, क्या होगा एट द मोस्ट, यदि मैं नहीं रहूंगा तो क्या सारी दुनिया बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। हमारे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जो इस प्रकार की सोच अपने भीतर रखते थे, तो भी सब कुछ चलता है। आप उसे देखने की कोशिश करो जो आगे होने वाला है। तो उसे महसूस हुआ मैं अननेसेसरी चिंता में जिए जा रहा हूं, उनके बारे में मैं सोच करके जिए जा रहा हूं जो बहुत कुछ अननेसेसरी होता है। आई हैव हैड लॉट ऑफ वरीज, मोस्ट ऑफ देम नेवर हैपेंड। ऐसा ही होता है, हमारे पास बहुत सारी चिंताएं होती हैं, और 90% तो ऐसा होता है जो घटित ही नहीं होता है। होता है ना? नहीं होता? जब आप बहुत यंग थे उस समय आपकी भी चिंता थी, बहुत सारी चिंताएं थी, लेकिन जैसे जैसे समय पास होता गया, आगे बढ़ता गया, उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो आप सोच रहे थे बच्चा घटित ही नहीं हुआ, कुछ और ही सिनेरियो निर्मित हो गए और वैसा घटित होता गया। नहीं होता है रियल लाइफ में? आपने महसूस किया कि नहीं किया? आप अपने फ्लैशबैक में जाकर के देखो, जब आप कॉलेज में थे उस समय आपकी चिंताएं क्या क्या थी? कितनी सारी चिंताएं थी, उसमें से कितनी चिंताएं आपको फेस करनी पड़ी, हमें बताना। चलो आप लोग उससे ही पूछ रहे हैं। जब आपका फर्स्ट जॉब आया उस समय आपकी थॉट प्रोसेस कैसे थी? जब आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया उस समय आपकी चिंताएं क्या थी? कल किसी ने हमसे एक बात और कही थी, मिड सर्विस क्राइसिस, मिड लाइफ क्राइसिस होने लगा महाराज जी आजकल। बोले एक एज के बाद जब 20 इयर्स का अप्रॉक्स एक्सपीरियंस होने लगता है तो व्यक्ति बड़े परेशान होने लगते हैं। क्यों परेशान होने लगते हैं? बोले वो जो सोचते हैं वैसा होता घटित दिखता नहीं है, करते तो वो सब कुछ हैं
जीते तो हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े फ्रस्ट्रेट रहते हैं यार, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। अब मेरी ग्रोथ जो है लिमिटेड हो गई है, अब इससे ज़्यादा मैं ग्रो कर नहीं सकता हूँ, मेरा पैकेज इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। वर्क कल्चर एक जैसा हो गया है कि रूटीन में मेरी लाइफ आ गई है। तो जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हो रहा है, और एक अलग ही दुनिया में वो चले जा रहे हैं। तो वो जो चाहते थे वो नहीं कर पाते, तो एकदम अलग ही फ्रस्ट्रेशन उनके भीतर पैदा होने लगता है, और फिर बड़े नाखुश होकर के बड़े परेशान रहते हैं, और परेशान रहते रहते वो यहाँ तक डिप्रेशन में भी पहुँच जाते हैं, हो जाता है। शायद आप लोगों में से भी कई लोगों की स्थिति ऐसी ही होगी, जिनको 15 ईयर्स 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। आप भी तड़पते रहते हैं ना कुछ चेंज करने के लिए, कुछ बदलाहट होना चाहिए, है ना? नहीं समझ तड़पते हैं कि नहीं? क्योंकि हमने जब कॉलेज लाइफ में थे, जो सपना देखा था, हम उस फील्ड में नहीं, हम दूसरी फील्ड में फंस चुके हैं। करना चाहते थे कुछ और, कहीं आ और गए हैं। अब यहाँ से जा सकते नहीं, छोड़ सकते नहीं, नया रास्ता अपना सकते नहीं। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? हाथ खड़े करें। अरे बहुत हैं सारे। क्या पैकेज अच्छा नहीं है? पैकेज तो अच्छा है महाराज। फिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? तो हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए रियल लाइफ में? बताइए क्या होना चाहिए? कल जब हमने आप लोगों से कहा था उत्पन्न होते हुए भोगों में वियोग के क्षण देखो, आपने उसे आधा समझा, अभी पूरा नहीं समझा। रिमेनिंग पार्ट उसे समझने की कोशिश करें। जब जीवन में हमारे साथ बुरा घटित होने लगे, अथवा जब आपके साथ अच्छा घटित होता है, तो हमने कहा था कि बुरा घटित होते हुए देखना, है ना? संयोग हो रहा है तो हमने कहा था वियोग होते हुए देखना। क्यों? क्योंकि संयोग जो है परमानेंट नहीं रहता। जो आज अच्छा मिल रहा है, गारंटी नहीं कल भी वैसा ही मिलेगा, छूटने का डर बना रहता है, और नई चिंता भविष्य को लेकर के बनी रहती है, भविष्य में क्या होगा। होता है ना सबके साथ ऐसा? सबको चिंता लगी रहती है ना? लगी रहती है कि नहीं? फ्यूचर में मैं ऐसा कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं? क्यों क्यों चिंता लगी रहती? खड़े होकर के बोलना चाहिए। मैं वो क्यों ये विचार आते रहता है? क्योंकि ये परमानेंट तो नहीं है महाराज जी, जैसे आगे जाएंगे तो पता नहीं चेंज हो जाएगा कुछ, तो इसलिए चिंता लगी रहती है। अच्छा, परमानेंट नहीं है, यानी जो आज मिला है वो परमानेंट नहीं है ना? ऐसा लगता है ना? सब बहुत कितने लोगों को लगता है कभी भी उनकी जॉब जा सकती है। कितने लोगों को लगता है कि जो जिंदगी जो जी रहे हैं अभी तो सब फर्स्ट क्लास है, कल ऐसा रहे कोई गारंटी नहीं है, अधिकतर लगता है। तो आपने एक वर्ड यूज किया, परमानेंट नहीं है। जो अच्छा है वो परमानेंट नहीं है ना? पक्का विश्वास? तो फिर जो बुरा होगा वो भी परमानेंट तो नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा कि वो परमानेंट रहेगा? जो हमारे साथ बुरा होने वाला है, जिसका डर आपको लगा, भय लगा है, जब अनुकूलता के दिन परमानेंट में नहीं रहते हैं, अच्छे से नहीं रहेंगे, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, ये विश्वास क्यों नहीं है कि प्रतिकूल दिन भी परमानेंट नहीं है? क्यों ये विश्वास क्यों नहीं होता है? बताओ। नहीं होता। एक बड़ी अच्छी स्टोरी बहुत पहले हमने सुनी थी, बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक राजन अपने गुरु के पास जाता है। वो राजा गुरु के पास जाकर के निवेदन करता है, गुरुदेव मेरा राज बहुत अच्छा है, अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, वर्तमान में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन एक चिंता फ्यूचर को लेकर सताते रहती है कि पड़ोसी राजा कहीं अटैक ना कर दे, आक्रमण ना कर दे, क्योंकि बहुत बलशाली है। अभी तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन भविष्य को लेकर के ये चिंता हमेशा सताते रहती है कि कोई हमारे राज्य को हथिया ना ले, किसी प्रकार का उपद्रव हमारे राज्य में ना हो जाए। वर्तमान में मुझे कोई परेशानी नहीं है, फर्स्ट क्लास बढ़िया अच्छा चल रहा है, लेकिन भविष्य को लेकर के भाव हमेशा आता रहता है। मुझे आप एक सूत्र दे दो, कोई ऐसा मंत्र दे दो, कोई ऐसी जाप दे दो जिससे मैं भविष्य के प्रति भी आश्वस्त हो जाऊं, निश्चिंत हो जाऊं। ऐसा कुछ घटे ही ना मेरे जीवन में, अथवा कुछ घटे भी तो मैं उसका सामना अच्छे से कर सकूं। तो ठीक है, वो गुरु महाराज उस राजन की बात सुनकर के उसे एक ताबीज दे देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक ताबीज दे रहा हूं, इसमें एक मंत्र लिखा है, इस ताबीज को हमेशा अपने साथ रखना। और इसमें जो ये मंत्र है बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। यह मंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा हमेशा, खासकर उन दिनों में जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, जब तुम्हें यह प्रतीत होने लगे कि मेरा भविष्य अंधकारमय है, रोशनी की एक भी किरण नजर नहीं आ रही है, मैं कहां जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में कभी पैदा हो जाए, हो सकता किसी के साथ भी हो सकता, उस समय यह मंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें एक संबल देगा और तुम्हें प्रकाश की एक नई किरण देगा। पर शर्त इतनी ही है, ध्यान रखना, इस मंत्र को अभी खोल करके नहीं देखना। जो ताबीज के भीतर मंत्र है ना लिखा हुआ, अभी खोल करके नहीं देखना। जब तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए, बस उसी समय इसे खोल करके देखना। यदि अभी खोल करके देख लोगे तो काम नहीं करेगा। तो राजा बड़ा प्रसन्न, आश्वस्त हो गया कि जिस बात को लेकर के वो हमेशा चिंतित रहता था, परेशान रहता था, आज उसे एक समाधान मिल गया। अंदर ही अंदर एक सिक्योरिटी का भाव उसके भीतर पैदा होने लगा कि नहीं, देयर इज समवन हु विल प्रोटेक्ट मी, देयर इज समथिंग, वो मुझे सुरक्षित पहुंचा देगा। कुछ तो है मेरे पास, मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र है मेरे पास, मेरे गुरु का दिया हुआ एक बहुत सुंदर ताबीज है, एक शक्ति मेरे पास है जो मुझे कभी भटकने नहीं देगी। कुछ वर्षों के बाद उसके साथ ऐसा ही घटना घटती है जो वो सोच रहा था। पड़ोस का राजा उस पर आक्रमण कर देता है और वो हार जाता है। जब वो हार जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो अपने राजमहल को छोड़ करके गुप्त रास्ते से निकल जाता है और जंगल में भागते रहे। राजाओं के सैनिक भी उसके पीछे लग गए थे। वो आगे आगे दौड़ते हुए घोड़े में जा रहा था, पीछे पीछे सैनिक, दौड़ता गया, बहुत दूर निकल गया, लेकिन सैनिक पीछा छोड़ नहीं रहे थे। भागते भागते पहाड़ की एक चोटी में पहुंच जाता है, गुफा में जाकर के प्रवेश कर जाता है, बोले यहाँ थोड़ा सा सुरक्षित रहूंगा। जैसे ही उस गुफा में एंटर करता है, वहीं पर एक मकड़ी थी, वो जाल बुन रही थी। वो तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन मकड़ी एक जाल बुन रही थी। थोड़ी देर बाद खोजते खोजते वे सैनिक आते हैं, बोले कुछ निशान तो मिल रहे हैं लेकिन राजा नजर नहीं आ रहा है। बोले ये गुफा दिख रही है, इसमें प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश करने के लिए होते देखते क्या मतलब एक बहुत बड़ा जाल बन चुका था। तो दूसरा सैनिक बोलता इसमें कहाँ जाएगा, तो देखो जाल लगा हुआ है, ऑलरेडी जाल लगा हुआ है, तो इसमें तो कोई जा ही नहीं सकता। खोजते खोजते जब राजा नहीं मिलता तो वो लौट करके चले जाते हैं। राजा अंदर ही गुफा के भीतर सुन रहा था,
जब देखता है कि वे सैनिक लौट चुके, उसकी जान में जान आती है, अब उसे अपने गुरु का वह मंत्र याद आता है। गुरु महाराज ने कहा था कि जब तुम सबसे ज्यादा विकट परिस्थिति में हो तब इस मंत्र का उपयोग करना। ताबीज खोलता है, उसमें से कागज निकालता है, पढ़ता है, उसमें जानते हो क्या लिखा था? दिस डे विल ऑल्सो पास अवे। यह वक्त भी गुजर जाएगा। बस जैसे ही वो पढ़ता है, एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना उसके भीतर जागृत हो जाती। मेरे गुरु महाराज ने कहा है तो यह दिन भी निकल जाएगा, यह दिन भी बीत जाएगा। बस वो नए सिरे से सारी तैयारी करता है, सैनिकों को जमा करता है और अपने हारे हुए राज्य को पुनः वह जीत लेता है। बात हमारी समझ में आ रही? हाँ? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? जैसे अच्छे दिन परमानेंट नहीं रहते हैं, वैसे ही बुरे दिन भी परमानेंट नहीं रहते हैं। हमने कहा था सनराइज में सनसेट को देखना, आज कह रहे हैं सनसेट में सनराइज को देखना। हाँ? कल कहा था सनराइज में सनसेट को देख लो तो दुख नहीं होगा, चिंता ही नहीं होगी, हमने पहले देख लिया। और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो सनसेट में सनराइज को देखना, क्योंकि चक्र है, चलता रहता है। हमारी बात समझ में आ रही? अब आप क्या कहोगे? महाराज जी वो तो कहानी थी, यही होगी ना? फिर भी रियल लाइफ कुछ और ही है। और ही है कि नहीं है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है जो हम कह रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है जब परिस्थिति ऐसी निर्मित होने लगे तो हम ऐसा कर पाए? पॉसिबल है? अब देखना, साइंटिफिकली समझने की कोशिश करना। जब जब जीवन ने हमारे पास बहुत ऐसे चिंता के क्षण आने लगे, होता यह है कि व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टेंस होने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं सूझता। तो सबसे आसान तरीका है उसको समझने का, तटस्थ भाव से हम उसे देखने की कोशिश करें। जैसे ही हम तटस्थ भाव से देखने की कोशिश करते हैं, हमारा माइंड जो है हमेशा क्रिएटिव फेज में काम करने लगता है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, तो हमारा माइंड उस प्रकार के सिचुएशन को आपके सामने दिखाने लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, घर में पेरेंट्स बीमार रहते हैं, बच्चों की एग्जाम आ रही है, मुझे भी बैकएक हो रहा है और लोड बहुत ज़्यादा है ऑफिस का। ये आपका माइंड ये सजेशन अपने आप आपको देने लगेगा। वेन जब आप तटस्थ होकर शांति से होकर सोचने लगते हैं, नहीं सिचुएशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आई कैन ओवरकम दिस, तो उस समय हमारा मन जो है, हमारा माइंड जो है, उस प्रकार के सजेशन देने लगेगा कि इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं नए रास्तों की। समझने की कोशिश करना। जब भी ऐसे चिंता का क्षण पैदा हो तो हम उस फेज में ना जाएं, इट्स इम्पॉसिबल, आई कांट डू इट। जैसे हमारे मस्तिष्क में कांट डू वाली सिचुएशन आती है तो हमारा माइंड उसी दिशा में कार्य करने लगता है, सारी की सारी उस सिचुएशन को ला करके हमारे सामने रख देगा कि नहीं, जितने भी एक्सक्यूजेज हैं वो सामने ला करके रख देगा। देखो तुम्हारे पास ये परेशानी है, पेरेंट्स घर में बीमार रहते हैं, बच्चों की भी एग्ज़ाम आ रही है, हाँ वाइफ से भी हमें संबंध अच्छे बनाना है, घर में वैसे ठीक नहीं चल रहा है, प्लम्बर नहीं आ रहा है, टीम मेंबर छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। देखना ऑटोमेटिकली माइंड जी सारे के सारे ऐसे थॉट्स लाने लगता है। और जब हम शांत होकर के
देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, और ये विचार हमारे भीतर आता है कि नहीं, मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ, सिचुएशन ऐसी नहीं जैसी मैं सोच रहा हूँ। तो उस समय हमारा माइंड जो भी हमें देगा, अच्छे विचार देगा, वो हमें सॉल्यूशन वहीं से प्रोवाइड करने लगता है। एन नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो बताने लगेगा कि एक रास्ता ये है, इस रास्ते से चलोगे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरा रास्ता तुरंत सजेस्ट कर लेगा कि नहीं, ये भी रास्ता है। तो ये एक साइंटिफिक थॉट प्रोसेस है कि इफ यू थिंक, इफ यू बिलीव इट इज इम्पॉसिबल, योर माइंड गोज टू वर्क ऑन टू प्रूव यू करेक्ट। If you think it's possible, I can do very well, your mind goes to work on to provide the solution for these problems. बिल्कुल ऐसे ही चलता है। यदि हम अंदर से घबराने लगे, हम अंदर से चिंताओं में डूबने लगे, तो हम बिल्कुल वैसे ही होने लगते हैं। When flight is not an option, fight we must. जब ऊपर उठना उसका कोई समाधान नहीं है, तो हमें सामना तो अवश्य करना ही पड़ेगा। तो व्हाई नॉट फाइट, व्हाई नॉट फाइट। अब फिर क्वेश्चन उठता है, फाइट करने के लिए, सामना करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। किसी एनिमी से फाइट करना है, शत्रु से लड़ना है, तो वैसे वेपन्स चाहिए कि नहीं? तभी तो हम एनिमी से फाइट कर सकते हैं। तो परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे पास भी कुछ चाहिए, वो पॉजिटिविटी चाहिए, वो एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? अब हम उनका ध्यान करने लगे, उन लोगों को याद करने लगे, उनको विजुलाइज करने लगे जिन्होंने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से फेस किया था। तो एक संबल अपने आप हमें मिलने लगेगा। अथवा उन व्यक्ति का स्मरण करने लगे जो अपने आप में बहुत पावरफुल है, जो अपने आप में बहुत स्टेबल हमेशा रहते हैं, जो हमेशा एनर्जी से भरे हुए होते हैं। सराउंडिंग में जो भी आपको ऐसे मिले, आपकी कलीग्स अथवा फ्रेंड्स जो भी मिले, उनका स्मरण करने लगोगे तो आपको वो सपोर्टिव रोल के भांति आपके साथ आ जाएंगे। तब क्या करना है? ऐसे व्यक्ति को याद करना। यदि वो ना मिले, सबसे अच्छा माध्यम होता है ऐसे समय उन प्रभु को, उन गुरु को याद करना। वे हमें संबल देते हैं। ऐसे समय सबसे ज्यादा वो भक्ति काम आती है, ऐसे समय सबसे ज्यादा वो मेडिटेशन काम आता है, जो हमारे माइंड को उस फेज में ला करके रख देता है कि फिर उसमें वो जो भी क्रिएट करेगा वो कंस्ट्रक्टिव क्रिएट करेगा, डिस्ट्रक्टिव नहीं। हमें नेगेटिविटी से नहीं भरेगा, हमारे सामने वो सॉल्यूशन ला करके रख देगा कि ये सॉल्यूशन अवेलेबल है। इस समय सबसे ज्यादा उस प्रभु का गुणगान याद आता है, वो काम करता है। उस समय आप किसी मंत्र का आलम्बन लो, उस समय आप किसी सूत्र का आलम्बन लो। दिस डे विल ऑल्सो पास अवे। यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह दिन भी गुजर जाएगा, लेकिन यह होगा तब जब आप शांति से बैठ करके सोचोगे, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल समझने की कोशिश करना। उस समय कोई सूत्र, कोई जाप, कोई गाथा, कोई स्तोत्र, कोई स्तुति, कोई भक्ति, जो एनर्जेटिक पर्सन सामने है, इसको विजुलाइज करके प्रभु की प्रतिमा के सामने, गुरु के सामने, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन वहां से यहाँ अपने भीतर करने की कोशिश करो। तो वो एनर्जी ट्रांसफर होते चले जाएगी, तो हम अंदर से इतने स्ट्रांग बनते जाएंगे कि वो सिचुएशन बहुत बौनी साबित हो जाएगी। हम सिचुएशन से डरना नहीं है, हम अपने आप को इतना बड़ा बना ले, इतना पावरफुल बना ले कि वो अपने आप छोटी सी लगने लगे। जैसे वो सैनिक जब पूरे वेपन से लेस हो जाता है, तो सामने वाला शत्रु अपने आप छोटा हो जाता है, डर जाता है। तो अपने आप को उस वेपन से लेस करने के लिए क्या, ऐसे व्यक्ति का आलम्बन हम लेना सीखें, उन व्यक्तियों को याद करें। उस समय प्रभु की भक्ति बहुत काम आती है। अथवा
वह मेडिटेशन बहुत काम आता है, वो ध्यान जो अंदर ही अंदर हमें एक एनर्जी से भर देगा, एक स्फूर्ति से भर देगा। प्रभु की भक्ति, प्रभु का गुणानुवाद, प्रभु को नमस्कार सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि हम अपने आप को उस ऊर्जा से भर सकें। क्योंकि जो होना है वो तो होगा, वो नहीं बदलेगा। सामने वाला जैसा है, सिचुएशन जैसी वैसी रहेगी, बस हमें अपने आप को उस पोजीशन में लाना है कि वो सिचुएशन हमारे सामने बौनी साबित हो जाए। एग्जाम्पल देते हैं, जब किसी बीज को बोया जाता है, उसमें से अंकुरन फूटता है, पौधा छोटा सा होता है, थोड़ी सी हवा आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, भेड़ बकरी आती है, वो नष्ट हो जाता है। जो सराउंडिंग है बहुत एडवर्स सराउंडिंग है, सिचुएशन बहुत एडवर्स है, तो वो छोटे से पौधे को तुरंत नष्ट कर देगी। लेकिन यदि उसी पौधे ने अपनी जड़ों को गहरी पहुंचा दिया है और ऊपर से बढ़ने लगा, फिर आंधी तूफान भी आ जाए, तो वो जो वृक्ष का रूप ले चुका है अब उसे गिराएगा नहीं, वो गिरेगा, वृक्ष गिरेगा नहीं। वही आंधी है, वही बारिश है, वही तूफान है, वही भेड़ बकरी है, वही पशु चल रहे, छोटे बच्चे, वो अच्छे से मजबूती से खड़ा है। सिचुएशन पहले भी वही थी, सिचुएशन बाद में भी वही थी, सराउंडिंग पहले भी वही थी, बाद में भी वही थी। डिफरेंस क्या हो गया? वो पहले एक छोटे से पौधे के रूप में था, सेकंड नंबर में वो एक वृक्ष के रूप में आ गया। तो जो पौधे के रूप में रहता है, थोड़ी सी सराउंडिंग इस प्रकार की क्रिएट होती है, तुरंत गिर जाएगा। तो हमें सिर्फ करना यह है कि अपनी जड़ों को गहरी मजबूत पहुंचाना है, और वो जड़ें मजबूत होती हैं किसी का आलम्बन लेकर के, प्रभु की भक्ति करके। इस भाव से करोगे तो वो एनर्जी अपने आप भीतर प्रवेश कर जाएगी, और आप अंदर से इतना अपने आप को मजबूत फील करने लगोगे जैसे वो वृक्ष की भांति आप हो जाओगे। सराउंडिंग में कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन आप इतने पावरफुल हो गए कि वो कुछ आपका हार्म नुकसान नहीं कर पाएगी। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? हाँ, तो क्या पूछा था आपने, क्या सॉल्यूशन? एक ऐसा मंत्र अपने जीवन में अवश्य रखो जिसे पढ़ करके आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाए, एकदम टेंशन लेस हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए, अलग ही फील करने लगे कि नहीं मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। एक ऐसे प्रभु का वो याद किया करो, उन प्रभु की प्रतिमा के सामने बैठ करके कोई जाप किया करो। ऐसा नहीं समझना कि फालतू जाती है, अल्टीमेटली फाइट हमें ही करना पड़ेगा, हमारे बदले कोई और फाइट करने नहीं आएगा। सिचुएशन का सामना हमें ही करना पड़ेगा। हम बैठे रहे, हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे, कुछ नहीं होगा, वो और गिरा देगी और परेशान कर देगी। तो उस राजन को जो सूत्र मिला था उसके गुरु से, यह वक्त भी गुजर जाएगा, दिस डे विल ऑल्सो पास अवे। बस ऐसे ही है। तो जब संयोग परमानेंट नहीं रहता है तो वियोग भी परमानेंट नहीं रहता है। जब अनुकूलताएं परमानेंट नहीं है तो प्रतिकूलता भी परमानेंट नहीं रहती है। क्या समझ में आ रही है बात? हाँ, क्या डाउट है? अब बोलो। अब इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आने वाले हैं? हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारे लक्ष्य भी बार बार चेंज होते हैं। तो वो बार बार लक्ष्य चेंज होते हैं, इसलिए परेशानियां भी नई नई खड़ी हो जाती हैं कि समय के हिसाब से हमारा जीवन का कोई मूल लक्ष्य हमने अभी तक निर्धारित नहीं किया है। हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किए तो हमें करना पड़ेगा ना। हम क्या चाहते हैं, हम क्या होना चाहते हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम किसे देख रहे हैं, ये निर्णय तो हमें करना पड़ेगा ना। हमारी चिंता का कारण क्या है? वास्तव में रियलिटी में है भी वो कि हमारे ही द्वारा क्रिएट किए गई हैं। बहुत सारी जो चिंताएं होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, रियली होती ही नहीं है। हमारा मन जो है इस प्रकार का भाव पैदा करने लगता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। आप बोलिए, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ,
कि ये सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है। महाराज जी वो कहानी ना सुनने में अच्छी लग रही थी, लेकिन रियल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। ऐसा कुछ है? हमें बताओ क्यों पराग। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे। कर सकते हैं महाराज जी, जैसा कल भी मैंने पूछा था हाँ। कि उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस थोड़ा डिफिकल्ट है। आपने जो आज छोटे छोटे सॉल्यूशन दिए कि जैसे गुरु मंत्र हो। हाँ, अब देखना, हमारे अब आसपास। हमें समाधान चाहिए। समाधान कैसे? समाधान सबसे आइडियली देखो, आपको चीज 5 सॉल्यूशन देते हैं। पहला तो यह सोचो जो कल दिया था अनित्य, परमानेंट नहीं है, छूट जाएगा, बदल जाएगा। जो होने वाला उसको पहले विजुलाइज कर लो। थोड़ा सा कठिन है ना? ये वाला थोड़ा कठिन है, कठिन है, लेकिन हम भी हो जानते जाएगा। हैं कठिन है, ठीक है ना? दूसरा, जब हमारे साथ ऐसा घटने लगे तो शांति से उसको एनालाइज करो, क्या प्रॉब्लम वास्तव में वैसा ही है कि मेरे माइंड में सिर्फ एक हाइप क्रिएट हो रहा है। मन में पहले भाव लेकर के आओ, नहीं आई कैन डू दिस, मैं इसका आसानी से सामना कर सकता हूं, मैं इससे आसानी से पार हो जाऊंगा। ये फीलिंग आते ही आप शांति से बैठ करके सोचोगे तो आपको रास्ते अपने आप नजर आते चले जाएंगे। और आप अंदर से पहले ही ये सोच रहे हो कि नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आई कांट डू दिस, ये तो ऐसा है। तो उसी समय हमारा माइंड जो इस प्रकार के प्रॉब्लम को ऐसे रास्ते बताते चलेगा कि वो सारे के सारे कारण बता देगा। देखो हाँ बिल्कुल तुम सही दिशा में जा रहे हो, घर में जो है मम्मी की भी तबीयत खराब ही रहती है, कब उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए पता नहीं, बच्चे की भी एग्ज़ाम सिर पे रखी है तो उसको भी पढ़ाना है, और वाइफ से तो प्रॉब्लम हमेशा खटपट चलती ही रहती है, वो प्लम्बर इतने दिन से आ नहीं रहा है, और EMI और पेमेंट करना है, और वो आपको भी कोई गारंटी नहीं है कब किसकी जॉब चले जाए। अब देखना 5-6 उसने प्रॉब्लम आपको तुरंत आपके माइंड में ला करके रख दिया। अब वो माइंड में प्रॉब्लम आते ही आपका फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तुम बिल्कुल सही सोच रहे थे, तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, सिचुएशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। देखना वो ऐसा ही होता जाएगा। और जैसे ही हम सोचेंगे कि नहीं आई कैन ईजिली सॉल्व दिस, सिचुएशन इतनी कठिन नहीं है जैसा मैं सोच रहा था, मुझे तो रास्ते मिल जाएंगे। अब आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सजेस्ट करते जाएगा कि ठीक है। लास्ट ईयर एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था, उससे जाकर के गाइडेंस लो, हाँ वो आपको सपोर्ट करेगा। आपके भाई भी है इस फील्ड में है, वो भी आपको सपोर्ट कर सकता है, आपका जो सीनियर है वो भी आपको सपोर्ट कर सकता है। और मैंने लास्ट मंथ वो देखा था, अपॉर्चुनिटी ओपनिंग्स थी, वहाँ पर मैं ट्राई करके देखता हूँ। देखना अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस फील्ड में चलने लगेगा कि जहाँ सॉल्यूशंस हैं 3, 4, 5, 6, वो सॉल्यूशन आपको सजेस्ट करने लगेगा, और आप उस ओर चलने लगोगे तो आपको सॉल्यूशन अवश्य मिल ही जाएगा। ये हमारी सोच पे आधारित होता है। तीसरा, सेम टाइम अपने आप को अंदर से मजबूत करने की कोशिश करें, जिससे हमारा मन एक स्थिरता का भाव महसूस करने लगे, अंदर ही अंदर सोचने लगे कि कुछ तो है मेरे पास जो मुझे बचा लेगा। उन गुरु के पास जाओ, उन गुरु का आशीर्वाद लो, उन गुरु से मार्गदर्शन लो, वो कुछ सजेस्ट करते हैं तो उसको अपनाओ। चौथी बात, उन प्रभु की भक्ति अच्छे से करो, उससे बहुत एनर्जी मिलती है, उससे मन आपका बहुत पावरफुल होने लगेगा। आपको शांति धारा पर विश्वास है, शांति धारा करो, आपको जाप पर विश्वास है, जाप करो, आपको अभिषेक पर विश्वास है, अभिषेक करो, लेकिन करो कुछ अवश्य उससे। पांचवा, ध्यान करना शुरू करो, मेडिटेशन करो, वो सबसे पावरफुल टूल है, उसका उपयोग जीवन में करो। क्या करें? मेडिटेशन करें? ठीक है, थोड़ा सा सजेस्ट कर देते, चलो बैठ जाओ। चला हम उन एफर्मेशन से अपने आप को भरते चले जाएंगे, उन भावनाओं से अपने आप को भरते चले जाएंगे। ये इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है, जैसे इंजेक्शन होता है एकदम इंस्टेंट रिलीफ देता है, और मेडिसिन थोड़ा धीरे धीरे होती है। चलो अच्छे से बैठो, आसन सीधा, आंखें बंद, गहरी श्वास।
दृष्टि हृदय की ओर लाते हुए गहरी श्वास भीतर तक लें। ओम के स्मरण पूर्वक मन को बाहर से भीतर लाते हुए सारे विकल्पों को छोड़कर इस शक्तिशाली बीजाक्षर के आलम्बन से अपने आप को जोड़ें। अपने आप को अपने इष्ट गुरु के सामने बैठा हुआ देखें। वे गुरु जो अंदर से शक्तिमान, दृढ़ इच्छा शक्ति के धारी, वे आचार्य भगवान विपरीतताओं में, प्रतिकूलताओं में भी बड़े निश्चिंत रहते हैं। उनकी आँखों की ओर दृष्टि लाते हुए यह धारणा बनाएं, वह ओम बीजाक्षर उनकी आँखों से निकलकर हमारी आँखों में प्रवेश कर रहा है। आचार्य भगवान के मुख की ओर देखें। उनके मुख से निकलता हुआ ओम बीजाक्षर हमारे मुख और हृदय में व्याप्त होकर के समाहित होकर रह रहा है। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। गुरुदेव को देखकर पूर्णता वैसा ही निश्चिंतता का भाव अपने हृदय में लाएं। चिंता रहितो हम उनकी मुख मुद्रा, उनके तेज को चेहरे से टपकते हुए देखें। उनकी प्रसन्नता हर परिस्थिति में अपने आप को बिल्कुल वैसा बनाते हुए निश्चिंत स्वभावो हम भय रहितो हम उनके हृदय की ओर, उनके चरणों की ओर दृष्टि लाते हुए पूर्ण उन्हीं जैसा निर्भय स्वरूपो
अपने हृदय को देखें, अंदर से भावना भाएं, मुझे कोई चिंता नहीं, कहें मुझे कोई चिंता नहीं, मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ, मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ, पूर्ण आनंद में हूँ, पूर्ण आनंद में हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं आश्वस्त हूँ, मैं शांत हूँ। आचार्य भगवान की ओर दृष्टि लाएं, चेहरे की ओर, हृदय की ओर, चरणों की ओर, उनके उस आत्मविश्वास को देखें। अपने हृदय को देखें, पूर्ण आनंद से भरते हुए उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें, पूर्ण निश्चिंतता का भाव लाते हुए अपने परिणामों को बिल्कुल संभालें, दोनों हाथ जोड़ें। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, बोलो। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग वियोग के क्षण, घबराने से क्या, घबराने। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता क्या। जो हो सो हो, जो है हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की।
परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या तू पाए, जो हो सो हो, जो है सो, हमको क्या हम चेतन का परिणाम नहीं, जो चेतन का परिणाम नहीं, उन भावों से क्या उन भावों, जो हो सो, जो है सो, हमको क्या हमको ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति। बोलिए देवादिदेव ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की। दोनों हथेलियों को रगड़ कर पूरी ऊर्जा को लें।